नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल साइकोलॉजी अ वे ऑफ लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइकोपैथोलॉजी का इतिहास क्या है। एक बहुत ही संक्षेप में इसके इतिहास को हम लोग देखेंगे आज। इससे पहले हम ये भी जान लेंगे कि असामान्य मनोविज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है। बहुत ही कम शब्दों में हम इसे जानेंगे। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्यों के असाधारण व्यवहार, मतलब जो व्यवहार कॉमन नहीं होते हैं, जो हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं और एक समाज में, एक संस्कृति में कुछ व्यवहार सामान्य समझे जाते हैं, कुछ असामान्य समझे जाते हैं, कुछ व्यवहार चलन में होते हैं जो सभी लोग लगभग करते हैं और कुछ नहीं। तो इस तरह से जो बिल्कुल अलग तरीके का व्यवहार हुआ जिसे बोलेंगे असाधारण व्यवहार, तो वैसे असाधारण व्यवहार, विचार, ज्ञान, भावनाएं, क्रियाएं, ये सारे जो है इनका वैज्ञानिक अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान में होता है। प्राचीन समय से लेके आज तक का जो असामान्य मनोविज्ञान है उसके इतिहास को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, लेकिन यहाँ किस्कर 1985 के अनुसार जो विभाजन हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। किस्कर द्वारा जो पहला विभाजन था वह था पूर्व वैज्ञानिक काल में असामान्य व्यवहार एवं उपचार, जिसमें इस तरह से बांटे गए हैं, जिसमें पाषाण युग का जीववादी चिंतन और दूसरा है कि प्रारंभिक दार्शनिक एवं चिकित्सीय विचारधाराएं, जिसमें हिप्पोक्रेट्स का योगदान, प्लेटो और अरस्तु का योगदान, फिर उत्तर ग्रीक एवं रोम वासियों का योगदान ये आते हैं। इसके साथ ही इस्लामिक योगदान भी आते हैं। इसके बाद प्रथम खंड में ही ये है मध्य युग में पैशाचिकी और फिर मानवीय दृष्टिकोण का उद्भव। ये प्रथम में इस तरह से बंटवारा किया गया है। जो प्रथम हमारा हम लोगों ने देखा कि पूर्व वैज्ञानिक जो काल था। इसके बाद दूसरा है असामान्य व्यवहार का आधुनिक उद्भव एवं उपचार, जो 1801 से 1950 तक का जो समय काल है वो उसके अंतर्गत आता है। और फिर तीसरा है 1951 के बाद का असामान्य मनोविज्ञान, मतलब कि 1951 से अब तक का जो चला आ रहा है उसका मनोविज्ञान। इस सारे खंड को हम लोग बारी बारी से संक्षेप में देख लेते हैं। जो हमारा पहला खंड था वह था पूर्व वैज्ञानिक काल में असामान्य व्यवहार एवं उपचार, जो कि 1800 एडी तक का काल है। और इसमें हमारा जो प्रथम है पाषाण युग का जीववादी चिंतन, इसे हम लोग जानेंगे कि इस काल में मतलब किस तरह से असामान्य व्यवहार को समझा जाता था या उनका उपचार होता था, इसे हम लोग जानेंगे। पाषाण युग का जीववादी चिंतन, इसमें होता यह था कि असामान्य व्यवहार और उसके उपचार में जो जीववादी चिंतन है, ये जीववादी संप्रत्यय इसमें मुख्य रूप से पाई गई। और ये जीववाद क्या है इसे आइए जानेंगे हम लोग। जीववादी विचारधारा के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर आदि के भीतर कोई अलौकिक जीव होता है और असामान्य व्यवहार दिखलाने का मूल कारण उसके भीतर की किसी आत्मा या दूत या पिशाच या भूत प्रेत का प्रवेश कर जाना होता है। मतलब ये सारी चीजें जो हमें कई बार ऐसे प्रतीत होता है कि ये तो बस जस्ट के तर्स है, इनका बहुत प्रभाव नहीं है हम पर, लेकिन जीववाद जो विचारधारा है उनके अनुसार इन सब में भी कोई ना कोई अलौकिक जीव होता है, और जब असामान्य व्यवहार कोई करता है तो उसका कारण यही होता है इसके भीतर किसी आत्मा या किसी के साथ किसी भूत प्रेत का प्रवेश हो गया है। इसके बाद जो दूसरा खंड है इसमें प्रारंभिक दार्शनिक एवं चिकित्सीय विचारधाराएं, इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि प्राचीन जो ग्रीस था वहां पे ये जो काल था वह स्वर्ण युग के रूप में जाना गया, जो असामान्य व्यवहारों से चिकित्सा के संदर्भ में अगर हम लोग कहें तो ये वो दौर था जहां असामान्य व्यवहार के लिए वैज्ञानिक और विवेकी विचारधारा
विवेकी विचारधारा मतलब ये कि जहाँ पे सूझबूझ समझ की बात होती है, तर्क की बात होती है, तर्क संगत जब हम किसी चीज का कारण बताते हैं कि इस चीज का कारण ये है और इस तरह से है, जब ये तर्कपूर्ण हम जब किसी चीज को समझते हैं तो उसे कहेंगे कि वो विवेकपूर्ण किया गया निर्णय है, विवेकपूर्ण किया गया विचार है। तो ये जो समय था इसमें विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से जो असामान्य व्यवहार है उसको समझा गया, और इसका श्रेय ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स को जाता है और इन्हें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक भी माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये पूछते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक भी माना गया है। यही हम लोग देखेंगे कि प्रकृतिवाद में विभिन्न विचारकों का योगदान, जिसमें हिप्पोक्रेट्स का नाम तो पहले आता ही आता है, और इन्होंने शारीरिक रोग के समान ही मानसिक रोग भी कुछ स्वाभाविक कारणों से होते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, और शारीरिक रोगियों के समान मानसिक रोगियों को भी मानवीय देखभाल की आवश्यकता होती है, और उन्हें इस चीज पर ज्यादा जोर दिया। ये नहीं कि भूत आ गया, पिशाच आ गया, या उसका कोई गलत कर्म था, उसका कोई बुरा कर्म था इसलिए वो एबनॉर्मल हो गया, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। ये जो पहले की विचारधारा थी इससे हट के इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से हमें शरीर में कोई घाव हो गया, हमें फीवर हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में, तो उसका कोई जैविक कारण होता है, कोई कारण होता है। इसी तरह से हमारे जो मानसिक रोग है उसका भी कोई जैविक ही आधार होता है, और इसलिए इसके ट्रीटमेंट में बहुत ही देखभाल पूर्ण और केयरिंग होना चाहिए, ना कि उसे झाड़ू से मारा जाए, या क्योंकि पहले की धारणा ये थी कि जब अगर कोई एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है इसका मतलब कि उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस गया है, और इसलिए झाड़ फूक वगैरह करते थे, और इसमें उस शख्स को जिसके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई ऐसा माना जाता है, तो उसे झाड़ू से मारना या उसे अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे ये हो कि वो भूत जो उसके अंदर घुस गया वो निकल के चला जाए। तो पहले की ये धारणा हुआ करती थी, और आप लोग शायद जानते होंगे कि अभी भी जो बहुत ही पिछड़े इलाके हैं वहां भी इस तरह के भूत भगाने का और डाइन प्रथा ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं ये वही मानसिकता जो बहुत पुरानी थी उसी से ये प्रेरित है। लेकिन जो ये समय था, हिप्पोक्रेट्स का समय था, इसमें इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक और जो तर्कपूर्ण कारण है असामान्यता के, उस पर इन्होंने बल दिया। हिप्पोक्रेट्स के अलावे भी मानसिक रोगियों, विशेषकर अपराधजन्य क्रिया करने वाले मानसिक रोगियों का अध्ययन अन्य ग्रीक दार्शनिक जैसे प्लेटो तथा उनके शिष्य अरस्तु द्वारा किया गया। प्लेटो का विचार था कि चूंकि ऐसे मानसिक रोगी अपने अपराधजन्य क्रियाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं होते, अतः उन्हें सामान्य अपराधियों के समान दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने भी जो असामान्य व्यवहार या फिर जो आपराधिक व्यवहार होते हैं, जो आपराधिक व्यवहार होते हैं, हम लोग जानते हैं कि आपराधिक व्यवहार भी कहीं ना कहीं असमानता के ही कैटेगरी में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस तरह के जो लोग होते हैं उसका भी कुछ कारण होता है, और पूरी तरह से ये जिम्मेदार नहीं होते हैं अपने उस आपराधिक व्यवहार के, तो इन्हें जो दंड दिया जाए वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग दंडित किया जाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे ग्रीक एवं रोम चिकित्सक मानसिक रोगियों में असामान्य व्यवहारों के अध्ययन में उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। और मिस्र में जो ये समय था, इसमें मिस्र में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, और वहां के मंदिरों एवं गिरजाघरों को प्रथम दर्ज के आरोग्यशाला में बदल दिया गया। ये उस समय मंदिर और गिरजाघर ये सारी चीजें आरोग्यशाला या मतलब हॉस्पिटल की तरह काम करते थे, और जहां के सुखद, मनोरम एवं आनंददायक वातावरण में मानसिक रोगियों को रखने का विशेष प्रावधान किया गया। मध्य युग के ही दौरान कुछ इस्लामिक देशों में पहले के ग्रीस चिकित्सकों के जो विचारों का प्रभाव था वो बना रहा, और बगदाद में 792 एडी में पहला मानसिक अस्पताल खोला गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा पहला मानसिक अस्पताल था वो 792 एडी में
खोला गया। और फिर ऐसा ही अस्पताल दमास्कस एवं अलेप्पो में भी खोले गए। और इस्लामिक चिकित्सा विज्ञान के सबसे प्रमुख चिकित्सक की इब इस्ना 980 to 1037 AD, इन्होंने चिकित्सकों का राजकुमार उन्हें कहा जाता है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी जिसे द कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस बुक है। इनके इस किताब में मानसिक रोगियों जैसे कि हिस्टीरिया, मिर्गी, उन्माद तथा विषाद आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और इसके मानवीय विचार को बढ़ावा दिया है। और मध्य युग में ही हम लोग एक फिर से टर्म देखेंगे पैशाची, जिसमें वही जो भूत पिशाच वाली जो लॉजिक थी वो यहाँ फिर आ गई। और यहाँ पे ये फिर एक अंधकार युग की तरह ये देखा गया। जिस तरह पहले का जो अंधकार युग था जिसमें कि भूत पिशाच, जादू टोना, इस तरह के जो बहुत ही इलॉजिकल सोच थे असामान्यता के लिए, वो मध्य युग में भी उसी तरह से सोच फिर से आ गया। और इस काल में एक बार फिर से मानसिक रोग शैतानी शक्तियों एवं ईश्वरीय या दैवी प्रकोप का संगम स्थान बन गया। और पहले की तरह ही उनके साथ ट्रीट किया जाता था जो असामान्य व्यक्ति होते थे। आगे हम लोग बात करेंगे मानवीय दृष्टिकोण का उद्भव, जो कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मध्य युग के ईश्वर परक आध्यात्मिक एवं अंधविश्वास भरे विचारों के विरुद्ध ये लोग आवाज उठाने लगे और इस विचारधारा को चुनौती देने लगे। और इस काल में मानवीय दृष्टिकोण का जो ये समय था, इसमें लोग फिर इस बात पर जोर देने लगे कि जो असामान्य व्यवहार है या जो मानसिक रोग है वो किसी दुष्ट आत्मा या दैविक प्रकोप के कारण नहीं होता है, यह भी एक बीमारी है। और इसके साथ ही इसका उपचार अन्य बीमारियों के समान ही मानवीय ढंग से होना चाहिए। इसके बाद इस दूसरे खंड में असामान्य व्यवहार का आधुनिक उद्भव एवं उपचार ये आता है। और इसमें पीनेल एवं टर्क द्वारा की गई मानवीय उपचार विधियों ने असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में पूरे संसार में एक हलचल मचा दी। ये दोनों जो थे, इनकी जो मानवीय उपचार की विधियां थी ये बहुत ही लोकप्रिय हुई। और अमेरिका में इस हलचल की अभिव्यक्ति बेंजामिन रश के कार्य द्वारा होती है। इन्होंने पेंसिल्वानिया अस्पताल में 1783 में कार्य शुरू किया और 1796 में मानसिक रोगियों को मानवीय उपचार करने को ध्यान में रखकर एक अलग रोगी कक्ष तैयार करवाया। और इसके साथ ही अमेरिका के अलावा इस काल में फ्रांस, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में भी असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। फ्रांस के पेरिस शहर में पशु चुंबकत्व पर कार्य करके लोगों को चकित कर दिया गया। इसमें वे रोगियों में बेहोशी जैसा मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देते थे और इस प्रवृत्ति को मेस्मेरिज्म की संज्ञा दी गई और इसे ही बाद में सम्मोहन कहा गया। फ्रांस के अलावा जर्मनी में भी इस काल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए जो असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में काफी उल्लेखनीय है। इसमें विल्हेल्म ग्रीसिंगर तथा एमिल क्रेपलिन के कार्य यहाँ उल्लेखनीय है। और इनका कहना था कि जिस तरह से शरीर के किसी अंग विशेष में विकृति होने पर शारीरिक बीमारी होती है, उसी तरह मानसिक बीमारी भी किसी अंग विशेष में विकृति के फलस्वरूप होती है। और इसे असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में असामान्यता का अवयवी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ये जो विचार यहाँ पे आप सुने हैं अभी, इस विचार को। इसके बाद तीसरा है 1951 के बाद का जो असामान्य मनोविज्ञान है अब तक का, उसके बारे में उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 1950 के बाद असामान्य मनोविज्ञान में पहले से चले आ रहे मानसिक अस्पताल में किए जा रहे उपचारों को अमानवीय ठहराया गया
और फिर मानसिक रोगों के कारणों को दैहिक माना, जिसे दो प्रमुख भागों में बांटा, अंतर्निहित कारक जिसका संबंध वंशानुक्रम से था तथा बाह्य कारण जिसका संबंध मस्तिष्कीय आघात से था। और जो भिन्न भिन्न कारकों जैसे दुर्घटना, जैसे यहाँ जो दो तरीके से बांटा गया, अंतर्निहित कारक जो वंशानुक्रम से था, मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ व्यवहार, कुछ हमारे जो असामान्यताएं भी हैं, तो वो भी जेनेटिकली हम लोग अपने पूर्वजों से पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो मतलब हम ये नहीं कहते कि सिर्फ अच्छाइयां आती हैं, अच्छाइयां बुराइयां दोनों आती हैं। अगर वंशानुक्रम में कहते हैं कि कोई गोरा है, तो अगर उसके पूर्वज गोरे हैं, माँ बाप गोरे हैं, तो बच्चा गोरा होगा, या माँ बाप लंबे हैं या माँ बाप काले हैं, उनके रंग का, उनके शारीरिक जो ढांचा है उसका प्रभाव अगर बच्चे पे पड़ेगा तो उसके असामान्यता का, और इसी तरह इस असामान्यता से जुड़े व्यवहार भी जो है, कभी कभी आप देखते हैं कुछ आदतें जो होती हैं वो भी हमें अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से मिलता है। तो इसी प्रकार से असामान्यता भी जो है वो भी वंशानुक्रम से हमें मिलता है। और इसके अलावा दूसरा कारण असामान्यता का जो इस काल में बताया गया वह था हमारे मस्तिष्क का आघात। हमारे मस्तिष्क में जब कोई आघात, जैसे दुर्घटना हो गया या कोई जहरीला पदार्थ हम सेवन कर लिए, उसका असर हो सकता है, या शारीरिक बीमारी के कारण भी हो सकता है। और कई बार माँ के गर्भ में भी कई बार ऐसा आघात होता है माँ को, जो बच्चे पर असर करता है और वो मानसिक बीमारी के रूप में हो सकता है। इस समय अवधि में अस्पताल वगैरह काफी खोले गए और आपातकालीन देखभाल और आपातकालीन अस्पताली सेवा, ये सारी चीजों का प्रबंध होने लगा। इसके साथ ही साथ अस्पतालीय सेवा, बाह्य रोगियों की देखभाल तथा प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम का भी बड़ा जोर शोर से उपयोग होने लगा। आप देखे होंगे कि काउंसलिंग है और ट्रेनिंग है, कई तरह की थेरेपीज हैं, ये सारी चीजें जो अभी प्रचलन में है, ये सारी चीजें उस समय से शुरू हो गए हमारे मतलब असामान्य व्यवहार में या मनोरोगियों की चिकित्सा में, ये सारी चीजें इस्तेमाल होने लगी। अमेरिका एवं कनाडा में ऐसे केंद्रों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें अपने कार्य के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता मिलती है। अमेरिका एवं कनाडा में आजकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक नवीनतम रूप से संकटकाल हस्तक्षेप केंद्र कहा जाता है, ये भी विकसित हुआ इस दौरान। और इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगियों को तुरंत सहायता पहुंचाना होता है, क्योंकि मानसिक स्थिति जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स इतने हो जाते हैं कि उसे परिवार के बीच और समाज के बीच रखना मुश्किल होता है। कई बार ऐसे लोग खतरा भी बन जाते हैं, तो उन्हें इमीडिएटली सहायता पहुंचा के और उनकी देखभाल, उनका इलाज ये तुरंत मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि असामान्य व्यवहार का इतिहास जो 3 मुख्य काल में बांटकर बताया गया है, उसमें काफी उतार चढ़ाव रहा। प्रारंभिक काल में, पूर्व वैज्ञानिक काल में सामान्यतया मूलतः देवी देवताओं का प्रकोप या दुरात्मा का प्रवेश, ये सारे चीजों को ज्यादा फोकस किया गया। और इसका कारण, असामान्यता का कारण देवी देवता का प्रकोप या दुरात्मा या भूत पिशाच, इसको माना जाता था। आधुनिक युग में इस विचार की मान्यता खत्म हुई और मानसिक असमानता को एक प्रकार का मानसिक रोग समझकर उसके मानवीय उपचार पर बल दिया गया। 1950 के बाद असामान्य मनोविज्ञान में पहले से जो विचारधाराएं चली आ रही थी, मानसिक अस्पताल में किए जा रहे थे, उसको गलत बताया गया, उसकी आलोचना की गई। और फिर मानसिक अस्पतालों की जगह भिन्न भिन्न प्रकार के सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों ने इसका स्थान लिया। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने असामान्य मनोविज्ञान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा और उसका संक्षेप में हम लोग काफी कुछ जान सके हैं कि किस प्रकार से यह विभाजन हुआ और किस प्रकार से पहले क्या चले आ रहे थे असमानता के लिए विचारधारा, और किस प्रकार ये विचारधाराएं बदलते बदलते आज की आधुनिक विचारधारा जो चली आ रही है, जो अब ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, थेरेपी वगैरह हो रही है, वो किस प्रकार से
इस तरह से डेवलप हुए हैं, ये हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कंटेंट और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।